जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। यानी कि इस केस स्टडी की हेल्प से हम समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर केस स्टडी को समझो कि केस स्टडी यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो अगर आप केस स्टडी को समझोगे तभी आप क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कर पाओगे। तो आपको ध्यान से यहाँ पर केस स्टडी को समझना है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि एक फर्म अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है, अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है, ताकि उसके फाइनेंशियल गोल जो है वो अचीव हो सके। जैसे आप यहाँ पर देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होते हैं उनको प्लान करते हैं, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्शन देते हैं और कंट्रोल करते हैं, ताकि हम इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज को एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सके और हमारे गोल जो है वो अचीव हो सके, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड मैक्सिमाइज इट वैल्यू, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एफिशिएंटली यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव और हमारे जो बिजनेस की वेल्थ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट encompasses wide range of activities related to management of organization finances. It involves the strategic allocation, utilization of financial resources to ensure the organization long-term financial health and sustainability, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम स्ट्रैटेजिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल हेल्थ है और सस्टेनेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो मेंटेन रहे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसिंग का और डिविडेंड का, जिसके थ्रू हम शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू होती है उसको मैक्सिमाइज जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू दे दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या चीजें की जाती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बेस पर आपको फटाफट से जो है वो क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने। तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द ऑप्टिमल यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव कंपनीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली कंसर्न भी, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है कि कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें अच्छे तरीके से, ऑप्टिमल तरीके से यूज करना है, ताकि कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। तो हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो किसके साथ कंसर्न होता है, किसके साथ रिलेटेड होता है। पहला ऑप्शन देखो, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फॉर्म्स एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक फॉर्म के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करना, फिर उसको फाइनली यूटिलाइज करना, इन सभी के साथ जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो रिलेटेड होता है। या फिर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट नॉट देयर यूटिलाइजेशन फॉर फॉर्म एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने के साथ रिलेटेड होता है, यूटिलाइज करने के साथ रिलेटेड नहीं होता है। या फिर सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड होता है, एक्विजिशन के साथ रिलेटेड नहीं होता है। या फिर सिर्फ और सिर्फ ये नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड होता है। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मेनली किसके साथ यहाँ पर कंसर्न होता है? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर? तो दीपक जी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली फाइनेंशियल एक्टिविटीज के, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हर एस्पेक्ट के साथ जो है वो रिलेटेड होता है, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने से रिलेटेड हो, चाहे उसको यूटिलाइज करने तक, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने से लेकर यूटिलाइज करने तक ये सारी चीजें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आती हैं, और इन सभी चीजों को हम मैनेज जो है वो करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपासेस वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज related to acquisition, allocation, utilization of funds in an organization. The ultimate aim of financial management is, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम कई सारी एक्टिविटीज को जो है इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, फंड्स को एक्वायर करना, फिर उसको एलोकेट करना और फाइनली उसको यहाँ पर यूटिलाइज करना। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम यहाँ पर क्या होता है? पहला देखो, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म, जो हमारी फर्म है उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपने जो फंड रेज किए हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उसकी जो कॉस्ट आई है उसको यहाँ पर कम से कम करना है।
टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि ये इंश्योर करना कि आपको कभी भी फंड्स की जो है वो कमी ना हो, जब भी आपको फंड्स की जरूरत हो तो आपके पास फंड्स अवेलेबल हो। या फिर टू रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क टू जीरो, फाइनेंशियल रिस्क को पूरी तरीके से जीरो कर देना है, 0%। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम यहां पर क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट अल्टीमेट एम होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क को कम करना ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पर जीरो कर देना ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ना ही हम इसको कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, हेंस द कंपनी मस्ट फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू और वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न्ड विद, ठीक है। देखो जैसे आपको पता है कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, इसीलिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करने पे फोकस करे, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। तो ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है वो मेनली किसके साथ कंसर्न्ड होती है? पहला, मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, यानी कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, या फिर रिड्यूसिंग द कंपनी डेट, कंपनी के डेट को यहां पर कम से कम करना, एक्सपेंडिंग द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन, कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइंस हैं उसको एक्सपेंड करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यहां पर डेवलप करने, या फिर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की जो वैल्यू है उसे यहां पर इंक्रीज करना। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेनली किसके साथ यहां पर कंसर्न होती है, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखो अगर आप कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हो तो अल्टीमेटली हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ भी मैक्सिमाइज जो है वो हो जाती है। कैसे होती है, एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो मान के चलो एक एक्सवाइजेड कंपनी है, इसके अंदर एक पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मान के चलो उसने इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए की यहाँ पर की हुई थी। कंपनी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 10x हो गई है, यानी कि 10 गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी 10 गुना से बढ़ गई है, यानी कि कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। तो आप देखोगे अगर कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो भी यहाँ पर इंक्रीज जो है वो होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? पहला, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इंप्रूव एक्सेस टू कैपिटल, आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कैपिटल मिलेगी, क्योंकि देखो अगर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपकी कंपनी के पास जो है वो आएगा। इनहांस कंपनी रेपुटेशन, कंपनी की जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म फोकस ऑन प्रॉफिट, हम शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, तो ये बेनिफिट जो है वो नहीं होता। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट बेनिफिट होते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मिलता है और सस्ते दामों पे मिलता है, और कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू अचीव ऑप्टिमल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ऑफ द बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो देखो हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज नहीं की जाती है? पहला, इंक्रीजिंग सेल प्राइस, अगर आप सेल प्राइस अपने गुड्स या सर्विसेज के इंक्रीज करते हो तो क्या आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा? बिल्कुल यहाँ पर इंक्रीज होगा। जैसे अगर आप पहले 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचते थे, आपको 20 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता था, 80 रुपए की यहाँ पर आपकी कॉस्ट आती थी, आपने 120 यहाँ पर प्राइस कर दिया, अब आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कितना हो गया यहाँ पर, 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना है, तो ये दूसरा तरीका होता है जिसके जरिए हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन के अंदर सेल प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपका जो कंपटीटर है वो कम प्राइस पे यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसकी वजह से आप सेल प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो वहां पर दूसरा रास्ता आपके पास क्या बचता है कि आप अपनी कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज कर दो, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दो, कम कर दो, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे
एग्जाम्पल थे, आपका सेल प्राइस था 100 रुपीज, 20 रुपीज का प्रॉफिट होता था, 80 रुपए आपकी कॉस्ट आती थी। अब प्राइस आप इंक्रीज कर नहीं सकते, तो आपने क्या किया, आपने अपनी कॉस्ट को किसी तरीके से कम किया और 70 कर दिया, और अब आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30। तो आप कॉस्ट को कम करके भी अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो अगर आप अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करोगे, तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आएगी वो कम होगी और आपका जो प्रॉफिट होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी की सारी यहाँ पर स्ट्रैटेजीज है जिसके जरिए आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज जो है वो कर सकते हो। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।